औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक के अंदर, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क के अंदर इंपोर्ट सिस्टम और एक्सपोर्ट सिस्टम, एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट होते हैं, आप किसी भी बैरून मुल्क से चीज़ें अपने मुल्क में लेकर आते हैं, उसको कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, आप अपनी मुल्क की चीज़ें बाहर बेचते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट समराइज इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन होगी जो एक रेजिडेंस उस कंट्री का और नॉन रेजिडेंस किसी स्पेसिफिक पीरियड का, इन दोनों के दरमियान होगा। यानी कि हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल हो, यानी कि आप बाहर से चीज़ें ला रहे हैं और आप बाहर चीज़ें बेच रहे हैं, वो दोनों, उन दोनों का जो पेमेंट है वो बराबर हो, उन दोनों का रेवेन्यू बराबर हो, यानी कि एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इक्वल हो, तब आप कहेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो बैलेंस है, आपका कंट्री में पेमेंट क्या है, बैलेंस में है। अब यहाँ पे हमने दो बातें की, एक हमने कहा रेजिडेंस, दूसरा हमने कहा नॉन रेजिडेंस। हम आगे कहेंगे कि रेजिडेंस क्या होता है। इफ़ ही और शी हैज स्टेड और इंटेंट टू स्टे इन द कंट्री फॉर 1 ईयर। हम कहते हैं कि कोई भी शख्स जो किसी भी कंट्री में 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा रहें, उसको कहेंगे रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। और उसके अंदर एग्जांपल अगर आप देखें तो बिजनेस इंटरप्राइजेस आ सकते हैं। नॉन रेजिडेंस, हम ऐसे नॉन रेजिडेंस को कहेंगे जो कि उस कंट्री में ना हो, किसी और कंट्री में हो। फॉर एग्जांपल, आप नेशन एक्स में हैं, नेशन एक्स, तो नॉन रेजिडेंस नेशन वाई में हो। अब हम नेशन एक्स और नेशन वाई के दरमियान गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देखेंगे। इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन होती है, उसके अंदर एक हमारे पास है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर शामिल होते हैं ट्रांसैक्शंस, चीज़ों की, गुड्स, सर्विसेज, इनकम्स। अब हम देखेंगे गुड्स क्या होते हैं। फ्रेश एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और फ्रेश उसके अंदर आ जाते हैं। इन चीज़ों में सब्ज़ी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं। रॉ मटेरियल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के, फॉर एग्ज़ाम्पल साबुन, सर्फ, ये चीज़ें रॉ मटेरियल्स में आ जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल और कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, ये सारे गुड्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, फाइनेंशियल, टेली कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इन्फो, यानी IT सेक्टर के जो सर्विसेज होते हैं, इन रॉयल्टीज़ फ्रॉम पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर शामिल हैं, सर्विसेज। अब ये सब जो आपके पास करंट अकाउंट के अंदर होते हैं। करंट अकाउंट आप समझ लीजिए किसी भी कंट्री का एक वॉलेट है, ठीक है। करंट अकाउंट एक कंट्री का वॉलेट है, जिसके अंदर ये चीज़ें आप क्या कर रहे होते हैं, वॉलेट से या निकाल रहे होते हैं या आपके वॉलेट में आ रहे होते हैं। आप इन चीज़ों को परचेस करने के लिए आप अपने वॉलेट से पैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने शैम्पू परचेस करना, उसके लिए आपने अपने वॉलेट से पैसे निकाल लिए, मतलब आपके अकाउंट से, आपके कंट्री के अकाउंट से पैसे निकल गए, ठीक है। वो आपकी एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, जो आपकी कंट्री करंट अकाउंट से पैसे बाहर जा रहे हैं। अब आपके करंट अकाउंट में पैसे आते भी हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो आपकी रेवेन्यू से आते हैं। रेवेन्यू से आपके करंट अकाउंट में पैसे आते हैं। वो किस तरह से आते हैं, जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो जो पैसे आपके पास आ जाते हैं वो आपके करंट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पे इफ़ अ नेशन एक्स, ओके, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नेशन वाई को क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के लिए। देन द पेमेंट एज अ क्रेडिट इनफ्लो टू नेशन एक्स। तो एक्स के, नेशन एक्स के में क्या होगा, वो इनफ्लो होगा या क्रेडिट होगा, या वो क्या होगा, हमारे पास
वो कंट्री में सेव हो जाएंगे। बैलेंस पेमेंट अकाउंट इन अ डेबिट टू इनफ्लो आउट नेशन वाई, और क्योंकि नेशन वाई ने दिया है इसलिए नेशन वाई ने क्या किया, इंपोर्ट किया है, तो नेशन वाई के लिए वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, और नेशन एक्स के लिए वो इनफ्लो होगा। अब हम तीन चीज़ों से बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ सकते हैं। एक हमारे पास बैलेंस है, इसके अंदर पैसे फॉर एग्जांपल 500, इसके अंदर भी 500, दोनों इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, इनफ्लो एंड इंपोर्ट और एन एक्सपोर्ट, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस है। ठीक है, जब इनफ्लो कम हो, आउटफ्लो ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे डिफिसिट है। इनफ्लो ज़्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, तो हम कहेंगे सरप्लस है। अगर सरप्लस है तो वो मुआशरा या वो कंट्री हमारे पास किस चीज़ में है, फ़ायदे में है। बैलेंस है तो भी ठीक है, डिफिसिट है तो वो धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑन पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। When inflow or import is less than the outflow or export in Pakistan, जब inflow या आपकी import हो रही है वो क्या हो, कम हो एज कम्पेयर टू द आउटफ्लो और एक्सपोर्ट इन द कंट्री, और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इन पाकिस्तान द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके मुल्क में जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जा रही, वो अगर बाहर जाते तो आपके लिए वो डॉलर में लोग ख़रीदते, तो आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती और लोगों पर महंगाई ना होती। अब ये है कि बाहर से चीज़ें आ रही हैं, महंगी महंगी चीज़ें, ऑयल पे आप इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, 25% जो ऑयल होता है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑयल से गाड़ियाँ चलती हैं, ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है, तो इसके लिए आप ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, बहुत टेक्सटाइल की होती है, जितना पहले होती थी उतना अब नहीं होती, टेक्सटाइल भी अब उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं तो ये किन पे ज़्यादा असर करते हैं, एक अमीर तबके पे कोई असर नहीं करता, अमीर तबका थोड़ा सा वो उस चीज़ से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इफ़ेक्ट पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, फाका नहीं होता, पॉवर्टी की तरफ वो नहीं जाते, बल्कि गरीब जो तबका है वो पॉवर्टी की तरफ चला जाते हैं। अब इसका सिंथेसिस क्या है, हम इसकी सिंथेसिस क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डिवेल्युएशन करें या टैरिफ। डिवेल्युएशन करने का मतलब ये है कि आपने अपने रुपए की कीमत को घटाना है, कम करना है। जब आप अपने रुपए की कीमत को घटाएंगे तो आपके लिए ये होगा कि आपके लिए डॉलर बहुत महंगा होगा। जब डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएंगे तो आप चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। आप चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप क्या करेंगे, आप लोकल चीज़ों को यूज़ करेंगे, जो आपके लोकल आपके कंट्री में हैं, उन चीज़ों को आप ज़्यादातर प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्ट गुड्स। तो इस तरह से कम होने की चांसेस हैं, लेकिन ये जो डिवेल्युएशन है वो भी अमीर तबके पे कोई असर नहीं करेगा, ये भी गरीब पे ही असर करेगा, क्योंकि जो अमीर तबका है वो फिर भी चीज़ों को इंपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि उसके लिए परचेस करने की सलाहियत वो रखते हैं, बट गरीब तबका इस चीज़ को परचेस नहीं कर सकते, वो पैसे भी उसके लिए महंगा हो गए, पैसे की वैल्यू भी घट गई, कम हो गई, और जो इंपोर्ट चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई, अब उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो इसको हमने डिनाई कर दिया, इस डिवेल्युएशन को। अब हम दूसरी बात आते हैं टैरिफ पे। टैरिफ से क्या फ़ायदा हो सकता है, टैरिफ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एलो टैरिफ टू टारगेटेड स्पेसिफिक गुड्स। अब टैरिफ भी हम सारी चीज़ों पे नहीं लगाएंगे, बल्कि स्पेसिफिक जो गुड्स होंगे, बहुत जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएं, इतना टैरिफ लगाएं कि वो उन चीज़ों को परचेस ना कर सके। इंपोर्ट कम करने के लिए, उनकी इंपोर्ट रोकने के लिए हम उन पे टैरिफ एक्सर्ट करें, और उन्हीं चीज़ों पे टैरिफ एक्सर्ट करें जो कि टारगेटेड हों, जो जिनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन उन चीज़ों पे ना करें जो कि जिनकी कमोडिटीज़ एसेंशियल हो, तो उन पे या ना करें या फिर करें तो कम करें, मिनिमम करें। दिस विल बी रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इसकी वजह से